जो 20 वाला पेपर था, 20 वाले पेपर में मैंने सीसेट में 83 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक भी दिन सीसेट की मैंने तैयारी नहीं की थी, तो वो जो सेकंड हाफ वाला जो मेरा टाइम था वो ठीक था, उस समय मेरा दिमाग सही चल रहा था। जबकि उस साल बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो सीसेट में फेल हो गए थे। मेरे से 83 क्वेश्चन बन गए, जितने मैं अभी अगर मेरे को दिया तो मैं शायद उसमें 43 क्वेश्चन भी ना बना पाऊँ, लेकिन उस टाइम पे बन गया क्योंकि मेरा दिन सही था। ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज कम या ज्यादा थी, नॉलेज तो उतनी ही थी, टाइम की ही बात होती है। फर्स्ट हाफ में मैं गलती करके आया था, इतनी सिली मिस्टेक करके आया था। पूछा गया था कि आईसीसी अवार्ड्स के अनुसार बेस्ट टेस्ट प्लेयर कौन है। 6 महीने से पता था कि स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ है। वहां जाके विराट कोहली टिक करके आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स हर किसी से होती है, तो इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बस आपका टाइम सही नहीं था, इसलिए आप फेल हो गए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आपके लिए टॉपर्स लेके आते हैं, सीजीपीएससी टॉपर्स। इससे पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हुए हैं डिप्टी कलेक्टर्स के साथ, सीईओ जनपद के साथ। नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का बहुत अच्छा स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए है, जहां पर हम आपके लिए लाए हैं एक सीजीपीएससी टॉपर जिनका सपना था कि वो बड़े होकर एक बहुत अच्छे पोस्ट में जाए। अभी करंटली नायब तहसीलदार के पोस्ट में हैं और जल्द ही डीएसपी बनने वाले हैं। कैसे बने, क्या रहा सफ़र, सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ हैं सीजीपीएससी रैंक 36 रोशन आहूजा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। एंड ऐसी बात है ना कि आपसे एक अलग सा कनेक्शन है, क्योंकि आप चूरी कोरबा साइड के हैं और मैं भी कोरबा साइड का रहा हूं। तो आज आपको सब कुछ अच्छा, अपना जो भी सीक्रेट है ना, सब कुछ रिवील करना है। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को कि कहाँ से हो, क्या पढ़े थे, कैसे आज यहाँ तक पहुँचे हो। तो आप अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताइए। तो थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी गुड इनफ टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जैसे कि आपने मेरे को आपने खुद ही बताया कि मैं छुरी से हूँ। कोरबा ज़िले के पास एक छोटा सा गांव है छुरी नाम का, वहाँ से हूँ मैं। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी तक की स्कूलिंग में छुरी से ही हुई है। शुरुआत में सरस्वती शिशु मंदिर से, और उसके बाद में 9 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छुरी से। देन मैंने इंजीनियरिंग की मैंने छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से। वहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 2016 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और फिर उसके बाद में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। सही। तो मुझे तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पूरा शुरू से हिंदी मीडियम में रहा हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच पाऊँगा कि नहीं, मतलब जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। और साथ साथ में आपने इंजीनियरिंग ली, जहाँ पे पूरा जो कोर्स है वो आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो यही बताइए, क्योंकि कई यहाँ पर लोग हैं ना जो अभी शायद बच्चे होंगे, 12th लेवल पे होंगे, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मुझे करना क्या चाहिए, मतलब कैसे अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए या कुछ BA या BCom करके फिर प्रिपेयर करना चाहिए। आपने क्यों सोचा ये करने का? सबसे पहले जब हम लोग 12th में थे तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। टू बी फ्रैंक, पता कुछ था नहीं कि क्या करना है। सब कोई इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हम लोग ने भी इंजीनियरिंग कर ली बस। उसके बाद में ये था कि ब्रांच सिलेक्शन के लिए था, तो ब्रांच में ऐसा था कि पता नहीं क्यों शुरू से ही जब ब्रांचेस के बारे में पता चला तो लगा कि इलेक्ट्रिकल ही ऐसी ब्रांच है जो मेरे इंटरेस्ट की है। तो मैंने उसके लिए ऑप्ट किया। तो पता नहीं था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल में क्या डिफरेंस है, तो फिर ट्रिपल मिल गई, इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद में जब करियर चूज करने की बात आई तो मेरा शुरू से क्लियर कट ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करूँगा। अच्छा। कॉलेज के दौरान हम लोग 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। मयंक देवांगन जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं, और हमारे बैच में एक लड़की थी नेहा राय। हम लोग तीनों ये डिसाइड करते थे कि नौकरी तो नहीं करनी है। वो दो जो लोग थे वो लोग हमेशा ही बोलते थे कि दोनों के फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनका ये था कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है। मैं बीइंग अ सिंधी, हमारे पूरे खानदान पिछली 7 पुश्तों में भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मैं पहला था जो गवर्नमेंट सर्विस में आया, और मेरा क्लियर कट था कि मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है। और एट प्रेजेंट बिल्कुल अपोजिट हुआ। बाकी 2 जो लोग थे वो लोग प्राइवेट पे हैं और मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। और सीजीपीएससी में आने का कॉलेज जब प्लेसमेंट हुआ था, वहाँ इंदौर में जॉब करा था 3-4-6 महीने। सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो वर्क कल्चर था, जो वर्क प्रोफाइल था, वो समझ में आया कि यहाँ पे मैं सस्टेन तो नहीं कर पाऊँगा। 2-4 साल 5 साल तक ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम तो मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगा। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। तो फिर एक डिसीजन लिया, छोड़ के आ गया दशहरे में।
घर आ गया, घर में फिर देखा क्या किया जाए, सोचा कि कुछ, फिर केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम होते हैं, KVS एग्जाम लेता है, उसमें एक पोस्ट होती है TGT-WE, वर्क एक्सपीरियंस। वो स्पेसिफिकली EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए होती है, और उसमें आपको B.Ed की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैंने उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, 2-3 महीने प्रिपेयर किया। उस एग्जाम में 2017 जनवरी में एग्जाम था, और मेरी 4 या 5 नंबर से सिलेक्शन रुक गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि क्या किया जाए। बहुत लोगों से सुनता था, बहुत लोग बोलते थे कि CGPSC करना चाहिए। नहीं, पर पहले बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा कि आप सिंधी बैकग्राउंड के हैं, बिजनेस बैकग्राउंड के, मतलब सबका दिमाग ही एकदम बिजनेस रहता है। उस समय ये नहीं लगा कि यार एंटरप्रेन्योर बनता है? क्योंकि अभी तो हवा में है ना कि जिंदगी में 2 ही चीजें करनी है, तो UPSC या तो एंटरप्रेन्योरशिप, यही। तो उस समय ये नहीं लगा कि इसको करना चाहिए करके? नहीं, कभी भी नहीं। ना घर वालों ने ऐसा फोर्स किया कि दुकान में बैठो, ना खुद की कभी इच्छा हुई कि ऐसा करना है। शुरू से मतलब पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, तो घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि आप दुकान में बैठो, आपको बिजनेस ही करना है। कैसे ठीक ठाक थे? पहले तो ये बताइए कि आप किस कैटेगरी को ठीक ठाक मानते हैं? 10th-12th बताइए। अबव एवरेज। 10th में मेरे 89.36% थे, 12th में 82.4%। ठीक है, बिल्कुल एवरेज क्लासिफाइड। ठीक है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि टॉप कर रहे हैं। उसके बाद में फिर जब वहाँ से इंदौर से जब नौकरी छोड़ कर के आया, तो फरवरी में रिजल्ट आया था CGPSC का। तो हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, निखिल अग्रवाल, उनकी रैंक आई थी 15th। वो अकाउंट अफसर अभी पोस्टेड है, मंत्रालय में है। तो उनका रिजल्ट जब देखा तो रात में सोते हुए फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उस समय मेरे को ये पता चला रिजल्ट है। तो मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि अगर निखिल भैया कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद से मैंने दोबारा सोचा ही नहीं कि क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं। बस उसके बाद से स्टार्ट कर दी थी मैंने प्रिपरेशन। वाह, मतलब आप आजू बाजू देख के मोटिवेट हो गए कि करना है करके। हाँ। तो कभी ये सोचा था कि क्या बनना है करके? डिप्टी कलेक्टर कुछ ऐसा सुना हुआ था, या 4 बॉडीगार्ड मिलेंगे, ऐसा कुछ था कि आप DSP बनोगे, तहसीलदार बनोगे, ऐसा कुछ भी एम था कि बस पेपर निकालना है? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सी पोस्ट होती है, क्या होता है। इवन जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे कितने जिले थे। मैं उस कंडीशन पे था, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर जीरो से भी नीचे अगर कुछ हो सकता है तो वो था मैं। और वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया। ये पता था कि PSC अगर CGPSC इतना बड़ा एग्जाम है तो इससे जो भी पोस्ट मिलेगी अच्छी तो होगी। अब अच्छे में सबसे अच्छा और अच्छे में सबसे कम अच्छा कौन सा, ये चीजें बाद में पता चली। लेकिन ये तो पता था कि इससे कोई भी नौकरी मिलेगी तो ऐसी रहेगी, सरकारी नौकरी है, आदमी अपनी लाइफ काट सकता है। तो बस वहां से स्टार्ट कर दी। फिर जब इधर आए तो पता चला कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये पोस्ट होती है, ये क्लास 2 होता है, क्लास 3 होती है, ऐसी सैलरी होती है, ये काम होता है। उसके बाद में चीज़ें पता चलने लगी। पर इसमें मैं एक चीज़ इंटरप्ट करूंगा। आप इंजीनियर हैं, ठीक है? तो पहला जो मैं एक क्वेरी हर बार सुनता हूँ ना कि अपने फील्ड से जुड़े रहेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी मैं गेट का कर लूँ या इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर लूँ जो टेक्निकल है? आपने ये क्यों सोचा कि मेरे को CGPSC ही करना है? इसका आंसर सच में मुझे भी नहीं पता। सीरियसली, क्यों आप अभी बोले तब मेरा दिमाग इस साइड जा रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों नहीं की, कभी गेट का एग्जाम क्यों नहीं दिया। उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब ये वही है कि आपको जिस तरीके का संगत मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसा लोग इन्फ्लुएंस कर देंगे, यार तेरे पास ये भी तो ऑप्शन है ना? लेकिन ये भी बात है कि जब हम लोग 2016 जून में, जब हम लोगों ने कॉलेज छोड़ा था, उस टाइम तक मुझे CGPSC के बारे में कोई भी इकलौता इंसान नहीं था जो मुझे बताए कि CGPSC नाम की कोई चीज होती है। और ना उधर कभी इंटरेस्ट भी था, कभी भी नहीं था। तो अभी कभी ऐसा लगता है? अच्छा, तो जब आपने CGPSC का, UPSC का भी ध्यान में, सिविल सर्विसेज का भी वहाँ का दिलाएंगे ऐसा? कॉलेज से निकलने के बाद तो वहाँ पहले जॉब की, फिर यहाँ के CGPSC की तैयारी करने लगे। तो कभी मन में तो आता था कि करेंगे, लेकिन पहले ये था कि जो हाथ में जो करने आए थे घर से वो तो कर ले, बाद में देखेंगे, थोड़ा सा सेफ हो जाए पहले। अच्छा, एक व्यूअर का कमेंट है जो ये पूछना चाहता है कि आर यू सेटिस्फाइड? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब जो आप कर रहे हैं? इससे सेटिस्फाइड है कि आपको UPSC करना चाहिए? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बताइए। देखिए, सेटिस्फैक्शन तो इंसान को कभी मिलना नहीं चाहिए। एक हंगर होनी चाहिए कुछ अच्छा करने की। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप IAS भी हैं तो, या स्टेट से सबसे अच्छी पोस्ट पे भी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हैं, तो आपको ये हंगर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आप और कुछ अच्छा करना चाहें। इन टर्म्स ऑफ पोस्ट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपके वर्क एथिक्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ किसी की भलाई करने हो सकता है। तो आपको सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव करने का स्कोप होना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आपके पास में इम्प्रूवमेंट के स्कोप खत्म हो जाएंगे। बहुत सही। और ठहरे हुए जगह पे तो वैसी फफूंद लग जाती है, खराब हो जाता है। आप उसको जिस भी तरीके से प्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से आपको सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए किसी भी टर्म्स में। तो
प्रिपरेशन बिल्कुल आपने स्टार्ट करने का सोचा। यहाँ पे कई लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं प्रिपेयर करूंगा, कोई आइडिया नहीं है, जो आपके लेवल या आपसे भी नीचे, जैसा आपने कहा था वैसे रहते हैं। कैसे स्टार्ट करना चाहिए एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए कि किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए किसी भी एक एस्पिरेंट को, क्या रिसोर्सेस इकट्ठा करने चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले माइंडसेट की हम लोग बात करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन का एग्जाम है। लास्ट ईयर 1,30,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, फाइनल सिलेक्शन मिली 199 लोगों को, या मान लेते 200, कभी 300, कभी 350, तो ऑन एन एवरेज 200 लोगों को मिलती सिलेक्शन, और एग्जाम देने वाले होते हैं 1 लाख। तो बाकी के जो लोग हैं उनको हर किसी को निराश तो होना है। तो आप पहले से मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि आपको निराशा हाथ मिल सकती है। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो जाए, पहली बार में डिप्टी कलेक्टर बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं, ये फैक्ट है। तो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाए कि आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है। ये आपकी माइंडसेट होनी चाहिए। आपको टाइम लग सकता है, आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का टाइम लग सकता है। हो सकता है 1 साल में मिल जाए आपको रिजल्ट, हो सकता है आपको 5 साल में भी ना मिले। तो ये पहले आपके दिमाग में चीज़ ये है कि मैं थोड़ा कैटेगराइज करूंगा सबके लिए, रियलिस्टिक बनिए। मतलब ये नहीं है कि एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहें कि मेरा हो ही जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ, या एकदम ऐसे पेसिमिस्टिक नहीं कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। रियलिस्टिक रहिए कि कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो प्रोसेस उसको ट्रस्ट करिए, मेहनत करते जाइए, रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। लेकिन फिर हम लोग मेहनत करने से बचते हैं और फिर चाहते हैं कि रिजल्ट भी मिल जाए, तो दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है। और माइंडसेट आपका क्लियर कट हो गया तो उसके बाद में आप ये कर सकते हैं, पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस क्या क्या है। आप मेंस का एक बार सिलेबस गो थ्रू करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसी से आपको समझ में आए कि चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हैं नहीं है। कई बार इंटरेस्ट नहीं भी होती लेकिन आपकी इच्छा होती तो आप पढ़ लेते हैं। तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आप 10th तक पढ़ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ चुके होते हैं 10th तक, लेकिन चीज़ें हम लोग उस हिसाब से नहीं पढ़ते जो इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन बेसिक आइडिया होता है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिलेबस का अंदाज़ा लग गया तो प्रोसेस देख लीजिए, प्रीलिम्स का प्रोसेस है, मेंस का है, फिर इंटरव्यू है, कब कब होता है, कब कब फॉर्म भराता है, कितने दिन का एग्ज़ाम होता है, कैसे कैसे देना होता है एग्ज़ाम। फिर उसके बाद में आप पुराने ईयर के पेपर देख सकते हैं, मेंस के, प्रीलिम्स के, तो वो सबसे अच्छे आपके गाइड होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है, आपको अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। फिर आपके पास में जो भी एक गाइडेंस है, इधर आप चाहे तो कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं चाहते, तो आपके पास में कोई ना कोई गाइडिंग लाइट तो होनी चाहिए, चाहे कोई सेलेक्टेड हो, कोई सीनियर हो, कोई भी हो। बस ये होना चाहिए कि वो आपका जो गाइड होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो फिर कबीरदास जी का एक दोहा भी है कि जाका गुरु यानला चेरा खरा निरंत, दोनों अंधा अंधे ठेलिए दोनों कूप पड़ंत। तो आपको जो गाइडिंग लाइट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको जहाँ आपको जाना वहाँ तक ले जा सके। अगर उसको खुद को रास्ता नहीं पता और आपको वो गाइड करना चाहेगा तो ना आपका भला होना ना उसका हो रहा था। तो ये मैं मान के चलता हूँ। मतलब ऐसे इस टाइप से आपको रहना है कि या अगर आप कर रहे हो तो आपको आपके कोचिंग में गाइडेंस मिल सकती है, और अगर ऐसा सोर्स नहीं है आपके पास तो कोई एक जो रहे जो आपको हमेशा बताते रहे कि तुम सही चल रहे हो कि नहीं सही कर रहे हो। आपको फीडबैक मिलता रहना चाहिए। फीडबैक मिलना चाहिए। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपके जो लूप है, मतलब एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बात करो तो आपके लूप में कंटिन्यूसली नॉइज बना रहेगा। आपको फीडबैक मिलेगा, आपको उसके हिसाब से अपना इनपुट एडजस्ट करना पड़ेगा। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है प्रीलिम्स को लेके। ये क्यों हो गया है? मतलब पहले क्या हुआ करता था और अब ऐसा क्या हो गया कि लोगों को प्रीलिम्स में बड़ा डर लगने लग गया है? देखिए, डर तो खैर लगता ही है। प्रीलिम्स एग्जाम ही ऐसा है कि सबसे बड़ा हर्डल है प्रीलिम्स है, लेकिन मेन हर्डल वो है। मेंस तो खैर लोग पास हो जाते हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बड़ा चेंज हो गया है। 2019 और उसके पहले जो क्वेश्चन हुआ करते थे 1 लाइनर थे कि सपोज ये है, ये क्या है, सिंपल ये पूछता था। और अब थोड़ा सा यूपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर वाइज वैसे हो गए हैं कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए हैं क्वेश्चन। उसमें 3-4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन कौन से सही कौन कौन से गलत है, कौन इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पूछने लग गई हैं। तो उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत अब बढ़ गई है। लेकिन बेसिक चीज़ है, मैं हमेशा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में मेरे एक मेंटर है देवांगन सर, रमेश देवांगन सर, उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे लीजिए, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीएससी का हो, जो भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का जो आप सिलेबस है, आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो उसमें क्वेश्चन आएंगे वो
इतने क्वेश्चन तो उसमें बेसिक होंगे जो पास करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लड़के को इस बार पास होने के लिए 40 क्वेश्चन की जरूरत थी 2021 में, तो 40 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो बन सकते थे ठीक ठाक तैयारी के साथ में। लेकिन हम लोग का ध्यान उन 40 क्वेश्चन पे ना जाकर के बाकी जो 60 क्वेश्चन है जो किसी से नहीं बने उन पे ज्यादा अपना ध्यान जाता है और आप अपना ब्लेम शिफ्ट करते हैं। और मैं पिछले 5 साल से बिलासपुर में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ, फिर यहाँ पे भी बोलूँगा कि प्रीलिम्स जो है वो मैटर ऑफ लक हो सकता है कि आप पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। मेंस है वो मैटर ऑफ स्किल है, आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रीलिम्स मेंस फेल हो रहा हूँ मतलब कहीं ना कहीं मेरी स्किल में कमी है, वो मेरे हाथ में जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो कहीं पे भी लक फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब प्रीलिम्स पास हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, प्रीलिम्स फेल होते हैं तो ब्लेम तो करते ही हैं। लेकिन जब मेंस पास हो जाते हैं, मेंस पास होने के बाद तो खैर बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब मेंस फेल होते हैं तब किसी को नहीं कोसते। यहाँ पे खुद को कोसना चाहिए कि आपको एनालाइज करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी थी। वो कभी नहीं करता कोई। जब प्रीलिम्स फेल होता है तो जरूर ये बोलता है कि आंसर गलत ले लिया, पीएससी ने क्वेश्चन उटपटांग पूछे, मेरे साथ गलत हो गया, टाइम कम पड़ गया, सारी चीजें बोलते हैं। मैं ही बता Mains रहा हूँ के time पे आपको, कभी नहीं मैं बोलता। गांधी चौक में था तो वहां पर लोग बोलने लगे थे कि अजीब सा क्वेश्चन, राजा के भाई के भतीजे का इसका उसका क्या नाम था, ऐसा करके कुछ अजीब सा इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। आई डोंट रियली नो कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, पर ना बहुत डेप्थ में पूछ दिया था। तो देवर लाइक कि यार अब तो पूरा गेम लक का हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। पर आपका ये जो पॉइंट है ना, ये अब मैं सबको बोलूंगा कि यार उस चीज में आप फोकस ही क्यों कर रहे हो। जो नहीं बना वो सबको नहीं बना होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं बना होगा, पर इतना तो है ना कि कुछ लोग तो उससे सिलेक्ट हुए और जो अभी मेंस दिला रहे होंगे, इंटरव्यू में अपीयर होंगे, सब कुछ होगा। तो उस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए ना कि जो आपके मिस्टेक्स हैं। अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, उसकी नॉलेज बहुत है, पिछले बार सेलेक्ट भी हुआ है, अच्छी रैंक भी आई, उसके बाद भी प्रीलिम्स फेल हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, उसके साथ कुछ चीज़ें गलत हो गई थी। और प्रीलिम्स फेल होने के, इसीलिए मैंने बोला कि प्रीलिम्स फेल होना नॉलेज बेस्ड नहीं है, नॉलेज के साथ साथ लक पे बेस्ड भी है कि आपका उस दिन वो दिन ठीक था या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेंस पास या फेल होना पूरा पूरा आपके स्किल के ऊपर में डिपेंड करता है। वो मतलब ऐसे चुटकी बजाने वाली चीज़ नहीं है। मतलब 7 पेपर है, 21 घंटे आपको लिखना है, 4 दिन का है, आपका मेंटल भी एग्जाम है, आपका फिजिकल भी एग्जाम है, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन लोग उस पे अपना, जहाँ पे खुद की कमी होती है उसमें खुद को कभी ब्लेम नहीं करते, लेकिन जहाँ पे लक की दिक्कत होती है वहाँ पे फिर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे फादर हमेशा बहुत पहले से स्कूल में बोला गया, जब स्कूल में पापा पेपर बड़ा कठिन आ गया था, जो हम लोग को पढ़ाए थे वो आया नहीं था, वो हम लोग जब देते तो 5th 8 भी बोर्ड हुआ करता था, वो बहुत अच्छे से याद है। एग्जाम तो याद नहीं कौन से एग्जाम के बाद की बात है, लेकिन पापा ने बोला था, दुकान में थे तो मेरे फादर पढ़े हुए नहीं है, क्लास 5th तक ही पढ़े फादर, लेकिन वो मजाकिया तौर पे ये बात बोल रहे थे कि परीक्षा पर और इच्छा, मतलब दूसरे की जो इच्छा है वो परीक्षा है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि टेक्निकली संधि विच्छेद नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो बोला था वो बहुत एक्यूरेट बात है कि दूसरे की इच्छा है, एग्जाम में वो क्या पूछना चाह रहा है, आपके ऊपर तो उसका बस चलेगा नहीं। आप तो सिलेबस को फॉलो कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो प्रोसेस पे, वो करते जाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जब हम लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो हर क्यों का जवाब नहीं हो सकता। आपको अपना काम करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन पूछे ना पूछे। आप खुद से आते हैं तैयारी करने, नहीं हो पा रहा छोड़ के चले जाइए, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप ब्लेम कर सके कि ऐसा क्यों पूछा, वैसा क्यों पूछा। तो मैं ये चीज मानता हूँ। अच्छा, अब अगर हम लोगों को तैयारी करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि कैसी तैयारी करनी चाहिए। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग विचार के साथ आते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मेंस का तैयारी कर लो, प्री तो निकल ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्री का तैयारी करो, दैट इज द मेजर हर्डल। आपके हिसाब से, क्योंकि आप कई लोगों को गाइड भी करते हो, आपने खुद इतने साल लगाए हैं, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम को? देखिए, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सिर्फ मेंस की तैयारी कर लो, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसमें से 99% लोगों ने कभी खुद प्रीलिम्स पास नहीं किया होगा। आप जब भी कभी मेंस पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसा ऑब्वियस मान के चलते हैं कि आपको ये तो पहले से पता है। मैं आपको बता रहा था शुरू में कि जब मैं बिलासपुर आया तैयारी करने के लिए, तो मैं इस कंडीशन में था कि मुझे ये भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या है। उस कंडीशन में मैं कैसे मेंस स्टार्ट कर दूँ पढ़ना। मुझे तो जो फैक्चुअल बेसिक जो एक स्ट्रेटा होना चाहिए खड़े होने के लिए, वो स्ट्रेटा ही मेरे पास में नहीं है, तो मैं कहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट करूँगा। तो मेरे हिसाब से कि पहले आपको प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स पढ़ने से आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक और क्लियर हो जाती है।
हो सकता है कि आप प्रीलिम्स पढ़ लें और प्रीलिम्स पास करने के लिए आपके पास में नॉलेज ना हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आपको प्रीलिम्स पहले पढ़ना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ही आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता होंगी तो फिर आपको लिखने में हेल्प करेंगी, क्योंकि वहाँ पे मेन तो आपको लिखना है। अगर आपको पता ही तो लिखेंगे क्या? तो क्या वो उतने दिन सफिशिएंट रहते हैं? जैसे अगर मैं सिर्फ अभी प्री की तैयारी किया हुआ हूँ, जी। मेरा फरवरी में एग्जाम हो गया है, 3-4 महीने के बाद ही आपका एग्जाम रहता है मींस का, तो वो सफिशिएंट टाइम रहता है? नहीं, सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं कि प्रीलिम्स के दौरान ये कर लीजिए, जैसे प्रीलिम्स में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएगा उनको देख लीजिए। आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको याद करें, आप उनको जो आपके पास जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उससे आप निकाल लीजिए, इसका क्या आंसर बनेगा, टेंटेटिव आंसर बना लीजिए, लिख लीजिए, देख देख के लिखिए। आपको कम से कम एक आइडिया होता है कि मेंस में लिखते किस तरीके से हैं, क्वेश्चन देखते जाइए। सेम चीज़ें हर सब्जेक्ट के साथ में करते जाइए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। पॉसिबल है तो आप उनके नोट्स बना लीजिए मेंस वाले, लेकिन फर्स्ट टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पहले आप प्रीलिम्स पढ़ लीजिए, उसके बाद जो 3 महीने का टाइम है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको जैसे तैसे जो भी बन रहा है आप 3 महीने में पूरा दम लगा करके दे दीजिए। हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है आपका पूरा मेंस की तैयारी का होना चाहिए, एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक या नोटिफिकेशन आने तक। और जैसे नोटिफिकेशन आया उसके बाद आपको मेंस को सेट असाइड कर देना चाहिए, आपको पूरा शिफ्ट हो जाना चाहिए प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है। अगर प्रीलिम्स पास नहीं हुए तो चाहे जितना मर्जी नॉलेज आप कैरी करते हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब अगर हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करें? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? रोशन आहूजा क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स को इस तरीके से निकालें? प्रीलिम्स के लिए बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, आपको जिसके ऊपर फेस है, आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। बस ये होना चाहिए कि उनमें फैक्चुअल गलतियां नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टेक्निकली सही होनी चाहिए बुक्स। फिर आप जो भी पढ़िए, आपको जो बुक सही लगती है वो पढ़ लीजिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ पढ़िए, एक तरफ इंडियन जीएस का कोई भी सब्जेक्ट उठाइए पढ़िए। उसके बाद में आप पढ़ने के बाद में आपकी कमांड होनी चाहिए, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उन पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे, या जो भी एमसीक्यूज है उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, कुछ उससे आसपास चीज़ें, कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर वो क्यों लिया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं जो आपके नॉलेज को प्लस करते जाती हैं। तो आपकी कमांड होनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अगर आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो, या कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लेवल की आपके पास में कमांड होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन, सामने वाला कोई पूछ रहा है क्वेश्चन के 2 वर्ड उसने पढ़े तो आप क्वेश्चन उसको खुद से बोल के बताएं और ये भी बताइए कि इसका ऑप्शन सी अकबर है। इस लेवल की आपके पास में कमांड होनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आता है। और एग्जाम पूरा कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पास होंगे, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स निकालने के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस भी हो, लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कॉन्फिडेंस का। ओके। अब जैसे अगर हम लोग मेंस की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या किया जाए? मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लिखने की कई लोगों की आदत छूट गई रहती है, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? और आपके हिसाब से वही वो आइडियल टाइम कितना है जितना आपको मेंस के लिए देना चाहिए कि आप यू विल बी गुड इनफ टू राइट योर आंसर्स? इसके लिए अब मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको फ्रैंकली कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। इतना वास्ट सिलेबस है। तो यहीं पे आपने प्रीलिम्स में कितने अच्छे से तैयारी की है ये आपके काम आती है। बहुत सारे पोर्शन कॉमन है दोनों में। अगर आपने प्रीलिम्स में तैयारी अच्छे से करी है तो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा वो। प्रीलिम्स में आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको मेंस में पॉलिटी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके क्या काम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल। वो आपको हेल्प कर लेंगे। आप हफ्ते 10 दिन में पूरी मेंस की पॉलिटी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़े अच्छे से पॉलिटी तो यहाँ पे मेंस में आपको तो लिखने हैं, आपको अपने शब्दों में जमाना है, तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें फिर आखिर में क्यूमुलेट होकर के आपको हेल्प करती हैं। तो मेंस के लिए टाइम मैंने बता दिया कि कम से कम आपको 1.5 से 2 साल लगेगा अगर सिर्फ मेंस के सिलेबस की हम लोग बात करें तो। उसके बाद में आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक से पढ़ेंगे, कोई कंसाइज बुक है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने प्रतियोगिता सारांश की किताबों से पढ़ा था, वो बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आने वाले, जो वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। आप उसको एज इट इज उठा करके याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। आपके नोट्स होंगे, आपकी हैंड राइटिंग में लिखे होंगे तो कुछ चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में भी रहती हैं, कुछ पिक्टोरियल मेमोरी में रहती है। अगर आपको एक कॉपी भरनी है, एक कॉपी भरने में आपको कम से कम 15 दिन लगेगा। अगर आप 15 दिन किसी चीज़ को अपने नज़र के सामने से हटा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसकी
सारी चीज़ें याद ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में, आपकी मसल मेमोरी में रहती हैं, तो आपको हेल्प करती है एग्जाम में। नोट्स बनाना चाहिए। फिर जो पेपर 4 और पेपर 6 है, इसका आपके पास में सिनॉप्सिस होना चाहिए। सिनॉप्सिस मेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर मैं पॉलिटी पढ़ना चाहूँ तो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी, तो आपको सेकंड हाफ में, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में भी एग्जाम है, तो फर्स्ट हाफ में आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें एंशिएंट भी है, मिडीवियल भी है, मॉडर्न भी है, उसके बाद में पॉलिटी भी है, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फिर छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है। इन सब चीज़ों को आपको 4-5-6 घंटों में पूरा कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो सिनॉप्सिस जब आपके पास में होगा, तो आप सिनॉप्सिस से 4 पेज में आपको 4-6 पेज 10 पेज में आपका पॉलिटी का पूरा नोट्स कंप्लीट है, 4-6 पेज 10 पेज को आपने आधे घंटे में पलट लिया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मैं कम से कम पलट के तो आया हूँ, तसल्ली हो गई। ये तसल्ली आपको कॉन्फिडेंस देगी, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, जो कि मैंने पहले बोला था कि पूरा खेल आपके कॉन्फिडेंस का है। और सिनॉप्सिस इस बात में भी हेल्प करता है कि अगर कोई चीज़ है जो पॉइंट वाइज लिखी हुई है, आप लास्ट मोमेंट पे पॉइंट्स को देखते हैं, तो पॉइंट्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स हो सकते हैं, एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको 4 पॉइंट्स याद आते हैं, 2 नहीं याद आते, तो वो 2 पॉइंट जो याद नहीं आते उनको याद कराने में बहुत हेल्प करता है सिनॉप्सिस, अगर आपने लास्ट मोमेंट उसको रिवाइज करके गया हुआ है तो इसलिए सिनॉप्सिस और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। और उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्योंकि 7 पेपर है, 21 घंटे आपको लिखने हैं, दिन में 6 घंटे आपको लिखने हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी नॉलेज रहेगा वो आप उतार ही नहीं पाएंगे। और सबसे बुरी बात वही होती है कि आपको क्वेश्चन पता था लेकिन आप लिख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी, आपके पास में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। अगर आपको नहीं पता था तो आपके 200 में से 40 नंबर के क्वेश्चन छूट जाए तो आपको कम बुरा लगेगा, लेकिन आपको पूरा 200 क्वेश्चन आते थे और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि आपके पास में टाइम कम था, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। और सेकंड चीज़, अगर थोड़ा सा मतलब डेटाबेस पे हम लोग बात करें तो 2021 की जो एग्जाम की आंसर शीट है, 2021 वाला मेंस भी मैंने दिया हुआ है। पहले की एग्जाम शीट में क्या हुआ करता था, दोनों साइड मार्जिन होती थी, अब मार्जिन हटा दिया। मार्जिन हटने के कारण दोनों साइड में 1-1 इंच स्पेस बढ़ गया, 1-1 इंच स्पेस बढ़ा। अगर 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में 4 लाइन हुआ करती थी, अभी भी 4 है, लेकिन क्योंकि 1-1 इंच बढ़ गया, मतलब एक लाइन में 2 इंच स्पेस बढ़ा, और इफेक्टिवली टोटल कितने इंच स्पेस बढ़ गया आपका? 8 इंच। 8 इंच मतलब एक लाइन। कहने का मतलब जो आपको 4 लाइनें मिलती थी, अब इफेक्टिवली आपको 5 लाइनें मिल रही हैं। तो स्पेस के मामले में आपके पास में 25% स्पेस आपका बढ़ गया। 25% स्पेस को कवर करने के लिए आपके पास में राइटिंग स्पीड ही आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, पेज सेटअप। आप इसी तरीके से एनालाइज करेंगे ना पूरे पेपर को, तो लगभग 30-35% स्पेस बढ़ गया है टेक्निकली। और 30-35% स्पेस को बढ़ने के लिए आपकी जितनी राइटिंग स्पीड है, 30% राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साल भर लग जाएगा तब आपकी स्पीड 30% इंप्रूव हो पाएगी। तो आप अपना पेज सेटअप इंप्रूव कर सकते हैं। राइटिंग स्पीड तो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10% तो करनी पड़ेगी। तो अब तो खेल थोड़ा सा और कठिन हो गया है। मैं ये चीज़ तो गौर किया हूँ, इससे पहले भी जो टॉपर आए हुए थे उन्होंने एक बात कही थी, जो भी बंदा टॉप करता है ना, उसके पास वो एनालिसिस वाला स्किल रहता है, एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा रहता है कि वो ना जान पाते हैं कि मुझे कितना एफर्ट देना है, कहाँ से कैसे। जैसे आपने पूरा एक बता दिया ना कि मार्जिन की वजह से कितना इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं सबके अंदर कॉमन देखा हूँ। वो अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि आपको क्या करना है? आपको पता ही नहीं रहेगा। अगर चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे उनको? ये तो आना ही चाहिए। और ये स्किल आप ऑफिसर बनने के बाद यूज करने वाले हैं। हाँ, है ना? यही जॉब में आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज हो जाती है। जो आप पढ़े थे आपको लगता है कि इसका काम क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपने हैबिट्स डेवलप की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो आपने अपना एटीट्यूड डेवलप किया था प्रिपरेशन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ एग्जाम के बाद हेल्प करती हैं। पक्का डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ना जो यहाँ सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आपको कैसे हेल्प करता है। मुझे अब आप बताइए कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हेजिटेट नहीं करना चाहिए आपको बोलने से पहले। अब एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं बोल दूं कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पे जितनी हमारी एज नहीं होती उससे ज़्यादा सर्विस एक्सपीरियंस वाले लोग वहाँ पे बैठे होते हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनके सामने हेजिटेट ना करें ऐसा बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जो एग्ज़ाम देने जाता है, जो इंटरव्यू देने जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप इंटरव्यू के कुछ टाइम पहले प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं कि वहाँ जाने से पहले आपकी हैवी ब्रीदिंग ना हो। और दूसरी चीज़, बहुत कम बोलें, जितना पूछा गया उतना बोलें। अच्छा,
अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई रेड पेन दिखा करके पूछे कि क्या ये ब्लू पेन है, तो आपको सिर्फ बोलना है नहीं ये ब्लू पेन नहीं है। आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं ये ब्लू पेन नहीं है, ये रेड पेन है, आप गलत बोल रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जितना पूछा गया उतना ही बोलिए। अच्छा, क्योंकि जो आप बोलेंगे वहीं से क्वेश्चन उठेगा। बहुत अच्छी बात कही है। ये पॉइंट नोटेबल है कि आप जो बोल रहे हैं उससे आपका डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस समय? भाई ये बताइए आपके साथ क्या हुआ था और आपने कैसे प्रिपेयर किया था वो भी? प्रिपेयर करने के लिए बस आप अपना ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप डिस्कस करते रहें कि चार पांच दोस्तों का ग्रुप है, एक इंटरव्यूई की भूमिका में रहे, बाकी इंटरव्यूअर रहे, ये 4-5 लोग पूछ रहे हैं और जेन्युइन पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि परेशान करने के लिए कि एक का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बाद में एक इधर आ जा रहा है बाकी बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप अपनी एक डायरी बना लीजिए अच्छी सी, बायोडाटा पे प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बायोडाटा शीट उनके सामने रहती है जिसके बेस पर वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो बायोडाटा में आपका नाम रहता है, आपके फादर का नाम रहता है, आपके गांव का नाम रहता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो रहता है, अगर किसी जाति से तो किसी जाति का नाम रहता है। तो इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ रहती है, तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1995 की है, 1995 में अगर कुछ लैंडमार्क चीज़ें हुई थी तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे मिड डे मील है वो, क्योंकि आप अपने एंड पे इसको काम कर सकते हैं। वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछना चाहे ना पूछना चाहे, लेकिन आपको करना तो चाहिए कम से कम, ये पूछ सकते हैं। फिर आपका ग्रेजुएशन, आपकी जो स्कूलिंग हुई है उसके बारे में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो गवर्नमेंट स्कूल किसी का नाम होता है, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो उस पर्सनैलिटी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो फिर वो दिखेगा कि आपके परसेंटेज तो इतने अच्छे थे, आपका एकेडमिक्स इतना अच्छा था, आपने किसी दूसरे फील्ड में को क्यों परस्यू नहीं किया। या आप इंजीनियरिंग वाले तो आप इंजीनियरिंग में इतना अच्छा कर रहे थे तो आप इधर क्यों आ गए, वाई सिविल सर्विस इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप टेक्निकली अच्छे तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहिए था। फिर अगर आपका कुछ गैप है कि आपने अपने एकेडमिक्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अभी जब आप इंटरव्यू में प्रिपेयर करें, इस बीच में 4-5-6 साल का गैप दिख रहा है, तो आपको गैप को जस्टिफाई करने के लिए आंसर होना चाहिए कि क्यों है गैप। फिर जब हम लोग पेज पलटते हैं तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको फिर आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि आपने, अगर आप जॉब में है तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका काम क्या हुआ करता था, आप क्यों फिर इधर आए, आपके पास तो इतनी अच्छी जॉब है। फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या छोड़ चुके हैं तो फिर आपने छोड़ा क्यों, ये चीज़। फिर उसके बाद में पूछता है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो मैं कॉलेज में फोटोग्राफी किया करता था, मेरी हॉबी थी, तो फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और हॉबी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हॉबी अगर आपकी जेन्युइन है तो आप सारे उसमें आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हॉबी जेन्युइन नहीं है, इंटरव्यू के 1 महीने पहले बनी हुई आपकी हॉबी है, तो आप नोट्स उठा करके पढ़ेंगे तो सिर्फ आप नोट्स के फॉर्म में जवाब दे सकते हैं, आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिकल जो एक रहता है ना वो आप नहीं बता। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं SSB का इंटरव्यू देने गया हुआ था, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे कमोडोर अमर सिंह बघेल थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, फोटोग्राफी जब मेरी हॉबी थी, तो उन्होंने पूछा था, जेंटलमैन ये बताइए कि क्या कोई ऐसा कैमरा है जिसमें हम लोग जो लेंस है, लेंस को अगर हम लोग ढक दें तो व्यू फाइंडर से भी हमको इमेज दिखती है, क्या कोई ऐसा कैमरा है। अब वहाँ पे प्रेशर इतना था कि मैं समझ नहीं पाया कि, अब मैं बोला सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब मैं निकला थोड़ा सा मैंने सोचने की कोशिश की तो मुझे पता चला 500-600 रुपये में कोडेक का कैमरा आया करता था, उसमें व्यू फाइंडर का एक छोटा सा ग्लास हुआ करता था, उसमें सामने आप लेंस बंद भी कर देंगे तो वहाँ से आपको लाइट दिखती है कि फिल्मिंग क्या होने वाली है। तो इतनी बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछते हैं, अगर आप उस पर काम करके जाएंगे तो आपको आंसर देते बनेगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे, अगर आप काम करके नहीं जाएंगे तो आप बेसिक क्वेश्चंस पे भी आंसर नहीं कर पाएंगे। मतलब यू हैव टू बी रियली गुड थ्रू योर हॉबी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे का यार तेरा क्रिकेट है मैं तेरा क्रिकेट ले लेता हूँ करके, ये वाला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं है किसी की हॉबी, अगर पढ़ना ही है तो क्या करना चाहिए, मतलब लिखना है, नहीं लिखना है? नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ जस्टिफाई कर दीजिए ना कि सर अभी तक मेरी हॉबी क्या है मैं कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। लेजर टाइम में मैं गाना सुन लिया करता था, टीवी देख लिया करता था, दोस्तों के साथ घूम लिया करता था, और अभी प्रिपरेशन के टाइम पे हॉबी को डेवलप करने के लिए या हॉबी को आइडेंटिफाई करके डेवलप करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। आप बिल्कुल जस्टिफाई कर दीजिए। वेरी गुड। बस आपको जो सच है वो बोलना है वहाँ पे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। बिल्कुल। और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि झूठे इंसान को सेलेक्ट करे या झूठे इंसान को ज्यादा नंबर दे। तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको भले ऐसा लग जाए इंटरव्यू देने के बाद में कि मैं तो बहुत अच्छा झूठ बोल करके आ गया, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा था उसको तो पता है कि आप कितना झूठ बोले, कितना गप मार के हैं।
और यही उनकी खास बात है कि आपको पता तक नहीं लगने दिया और आपके झूठ पकड़ा भी गए वहाँ पे। जब आप नंबर देंगे तो आपको पता चलेगा। और मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि ना लड़कों को तो खास करना कब वो झूठ बोल देते ना पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ का मतलब ध्यान रखना है कि आप जो भी रहें ऑनेस्ट रहें, जेन्युइन रहें, वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और इस तरीके से किसी आंसर को आप दें जो कि किसी के मतलब करेक्ट रहे। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, कई बार वो बोलते हैं कि ये पॉलिसी सरकार की सही है कि नहीं, ऐसा फंसाने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग अपने प्रेजुडिस बना के रखे रहते हैं ना पीछे से, नहीं यार ये तो स्कीम है। जैसे एग्जांपल के लिए डिमोनेटाइजेशन सही है कि नहीं। अब क्या है, पूरे फैला हुआ है ऑनलाइन कि नहीं था, अच्छा नहीं था, सब खराब हो गया, सब हम लोगों का डिवैल्यू हो गया, करेंसी हर एक चीज़ का है। अगर उस चीज़ को आप बोल देंगे तो आप सरकार की नीतियों को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, आपको बैलेंस बोलना चाहिए। बैलेंस रहना, जो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हुए कि तटस्थता या फिर जो निरपेक्षता है वो किसी भी सिविल सर्वेंट का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। तो आप न्यूट्रल रहते हुए जो फैक्चुअल है वो आप बोलिए। आप ना प्रो गवर्नमेंट है ना एंटी गवर्नमेंट है। आप किसी एक पार्टी की और इंक्लिनेशन आपका हो सकता है, लेकिन आपको ये शो नहीं करना है। आपको बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड बात करनी है कि ये जो हुआ था इससे ये चीज़ें हुई, इतना ये था, इतना ये हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया। तो कुछ मामलों में तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आप बैलेंस बोलें। बहुत सही, बैलेंस बोलें। अगर बैलेंस बोलेंगे तो उनको ये लगता है कि हाँ ये पढ़े लिखे की तरह बात कर रहा है। पत्रकार वाली लैंग्वेज में बात करना अप्रिशिएट कभी भी नहीं किया जाएगा। आपको किसी एक जजमेंट पे नहीं आना है, आपको बस फैक्ट्स बताने, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा इसका रिजल्ट आया और इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता था मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और अगर आपको अपना ओपिनियन देने बोला भी जा रहा है तो भी आपको बैलेंस देना पड़ेगा। आप किसी भी एक साइड पे नहीं बोल सकते। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं बोल सकते, सब कुछ खराब खराब नहीं बोल सकते। इनकेस कोई ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ खराब ही है, वो फैक्ट है तो आप बोल दीजिए। सब कुछ अच्छा है, फैक्ट है तो बोल दीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आपको बैलेंस तरीके से ही बोलना पड़ेगा वो। रोशन जी, मुझे एक और क्वेश्चन है आपसे। क्या ना स्टूडेंट्स लोगों को ना कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। क्या ना एक आइडियल जब सेट करते हैं ना तो सोचते हैं कि शायद मैं भी ऐसा ऐसा करूंगा तो मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपका टाइम टेबल कैसा रहता था, आप कैसे शेड्यूल बनाते थे और अपना, और वो पूरा फॉलो होता था कि नहीं? नहीं, फॉलो हो ही नहीं सकता। अब टारगेट डिपेंड करता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से टारगेट सेट करता है। मेरी इंजीनियरिंग से एक आदत रही है कि इंजीनियरिंग में पीएल मिलती थी 1 महीने की। तो अगर सेमेस्टर में 6 पेपर है, 5-5 यूनिट है, मतलब 30 यूनिट 1 महीने की पीएल मिलती थी। ये डिसाइड करता था कि एक दिन में 1 यूनिट करनी है। अब वो सुबह 9 बजे पढ़ने बैठा, अगर दोपहर के 12 बजे तक यूनिट कंप्लीट हो गए तो 12 से लेकर के पूरा दिन मैं घूम दूंगा, सो जाऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। लेकिन अगर कोई यूनिट है जो 9 बजे से पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, वो रात में 2 बजे तक भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो मैं इस तरीके के टारगेट बनाता था और वो मतलब अचीवेबल टारगेट रहते थे। तो कभी आपको फ्री टाइम भी मिल जाता था, कभी आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ जाती थी, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। तो अभी मैं इस तरीके से करता था। लास्ट में जब 19 का जब मेंस दिए, उसके जस्ट 20-25 दिन पहले प्रीलिम्स हुआ था 20 वाला। तो उसके बाद जब रिवाइज करने का टाइम था तो मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया डेट वाइज, और डेट में लिख दिया था कॉलम में कि आज ये सब्जेक्ट का ये पोर्शन कंप्लीट करना है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट करना मतलब करना ही है, कल मिडीवल करना मतलब करना ही है, परसों मॉडर्न इंडिया एक दिन में पॉसिबल नहीं तो मॉडर्न इंडिया को 2 स्लॉट में बांट दिया, एक दिन में मॉडर्न इंडिया का यहाँ तक करना है मतलब करना ही है। हो सकता है कि कई बार चीज़ें ना भी हो पाए, तो आप उसके लिए उतना स्पेयर टाइम आपको रखना चाहिए और धीरे धीरे फिर हो जाती है चीज़ें मैनेज। या कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं टाइम टेबल बनाते हुए कि आपको पता है कि आपने एक दिन में एंशिएंट इंडिया करने का टारगेट रखा हुआ है। एंशिएंट इंडिया एक दिन में आपको पता है कि हो गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रॉबेबली वो एक दिन में ना हो पाए, आपको नेक्स्ट डे के 2-3 घंटे देने पड़े। तो नेक्स्ट डे आप कोई ऐसा टॉपिक रखिए जो आपको पता है कि जितना टाइम आपके पास में डेडिकेटेड, उससे थोड़े से कम टाइम में भी हो जाएगा। तो अगर आपका जो फर्स्ट डे का एंशिएंट इंडिया कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सेकंड डे, तो वो जो बचा हुआ पोर्शन वो भी हो जाए और जो आपका उस दिन का टारगेट था वो भी हो जाए। तो आपको अपने हिसाब से वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी टाइम टेबल। बहुत लोग टॉपिक वाइज बनाते हैं, बहुत लोग डे के हिसाब से बनाते हैं, कोई लोग पेजेस के हिसाब से बनाते हैं कि मुझे 10 पेज पढ़ने, मुझे 12 पेज पढ़ने। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। बस होते रहने चाहिए, पढ़ाइए और आपके टारगेट्स जो आपने बनाए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं सीजीपीएससी में? ये 2021 वाला होता है, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट? हाँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 2017 वाला, उसमें प्रीलिम्स पास हुआ था।
मेंस एग्जाम दिया, लेकिन प्रीलिम्स एकदम एच पे पास हुआ था, 82.45 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे, और शायद मैं अनरिजर्व से पास होने वाला आखिरी लड़का था। तो इस डाउट में ही 2 महीने निकल गए। 18 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और उसके बाद 1.5 महीना बचा था। 1.5 महीने में तैयारी नहीं हो पाई। पहले तो 2 महीने सिर्फ इसी बात पे निकल गए कि पास होऊंगा नहीं होऊंगा। फेल हो गए मेंस, सॉरी 17 वाला था। 18 वाले में दिए, क्वेश्चन ईजी आए हुए थे उस साल, ईजी क्वेश्चन थे। मैंने 67 या 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 10% क्वेश्चन गलत हुए थे। मार्क्स आए थे 129 रिजल्ट का कट ऑफ था। अगर सारे क्वेश्चन सही हो जाए तो भी पास नहीं हो पाता। तो मैं पेपर जज नहीं कर पाया था कि मुझे कितने क्वेश्चन बनाने हैं। 14-15 ऐसे क्वेश्चन थे जो 50-50 में था, और अगर अटेम्प्ट कर जाता उनको तो मैं पास हो जाता, लेकिन क्योंकि जजमेंट गलत था इसलिए फेल हो गया। 19 वाला पास हो, उसमें रिजल्ट मिला। 20 वाला फिर से प्रीलिम्स फेल हो गया था, फिर 21 वाला फिर से प्रीलिम्स पास हुआ। अच्छा, अभी आप फिर से हो गए? अच्छा, तो ये मुझे समझाइए, क्योंकि कई बार ना समझ में नहीं आता। आप एक बार हो जाते हो, दूसरी बार नहीं होते हो, फिर हो जाते हो, फिर नहीं होते, मतलब वही आप कहेंगे ना, लक का फैक्टर लक है। वो दिन आपका सही था कि नहीं, वो सिर्फ 2 घंटे की बात है। वो 2 घंटे आपके सही थे या नहीं थे। जैसे कि 18 वाला जो 20 वाला पेपर था, 20 वाले पेपर में मैंने सीसेट में 83 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक भी दिन सीसेट की मैंने तैयारी नहीं की थी। तो वो जो सेकंड हाफ वाला जो मेरा टाइम था वो ठीक था, उस समय मेरा दिमाग सही चल रहा था। जबकि उस साल बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो सीसेट में फेल हो गए थे। मेरे से 83 क्वेश्चन बन गए। मैं अभी अगर मेरे को दे दिया तो मैं शायद उसमें 43 क्वेश्चन भी ना बना पाऊँ, लेकिन उस टाइम पे बन गया क्योंकि मेरा दिन सही था। ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज कम या ज़्यादा थी, नॉलेज तो उतनी ही थी। टाइम की ही बात होती है। फर्स्ट हाफ में मैं गलती करके आया था, इतनी सिली मिस्टेक करके आया था। पूछा गया था कि आईसीसी अवार्ड्स के अनुसार बेस्ट टेस्ट प्लेयर कौन है। 6 महीने से पता था कि स्टीव स्मिथ है। वहां जाके विराट कोहली टिक करके आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स हर किसी से होती है। इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बस आपका टाइम सही नहीं था इसलिए आप फेल हो गए। जी, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जिन लोग मतलब सक्षम रहते हैं, कैपेबल रहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है? कुछ उनके लिए बोलिए। देखिए, निराशा तो हर किसी के साथ, हर किसी के पास आती है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आपको लगता है कि ये हो गया, अब नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन है तो चले जाइए, क्योंकि आपको किसी ने रोक के तो रखा नहीं है, आप खुद से आए थे। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो चले जाइए, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? रोएंगे तो 1 महीना बर्बाद होगा। इसके बाद 15 दिन रोके, 15 दिन पढ़ लीजिए, तो 15 दिन आपकी जो मेहनत एक्स्ट्रा रहेगी वो आपको रिजल्ट में प्लस मिलेगी। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या करके। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, आपको लगता है आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और सिलेक्शन, इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ लगने से नहीं होता। अगर आपको लगता है तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर जो रिक्वायर्ड मेहनत है, अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, मेंस में आपको 900 नंबर लाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए वो आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको जो मर्जी कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेहनत आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, फिर दुनिया की सारी नॉलेज आपके पास में, उस बात का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लास्ट में सिर्फ पूछता यही इंसान, रिजल्ट मिला हाँ या नहीं। अगर हाँ मिला तो आपके फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएंगे, कौन सी पोस्ट मिली, क्या था, उसके हिसाब से आपको इज्जत मिलेगी। और अगर आपका रिजल्ट नहीं मिला तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि प्रीलिम्स फेल हुए, इंटर में कम नंबर मिला, कि आपको मेंस फेल हो गया, कि आपकी तबीयत खराब थी, कि कोई फैमिली में प्रॉब्लम थी। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स। हाँ या नहीं। हाँ तो आप उनके लिए भगवान है, नहीं तो फिर अनदर एस्पिरेंट। बस ऐसे ही। तो और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि देखिए, मेहनत कर लेते हैं। पता है, कोई एक नया आता है ना, आप मुझे आज बोलेंगे कि तैयारी करना है करके, और मैं सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, ठीक है, पर थोड़े दिन के बाद ना कम होने लगता है। जो मेजॉरिटी लोगों के ये जो 1 लाख दिलाते हैं ना, उनमें से 70-80% तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उस समय कैसे करना चाहिए जब आपको ये लगता है? आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, इसके बारे में बताइए। देखिए, घर से क्या सोच के आए थे, पहली बात क्या करना है, वो आपके लिए सबसे मेन मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप क्यों आए थे। क्या आपको किसी ने भेजा था, या क्यों आए थे आप, मेरे को ये करना है, अपने घर वालों की लाइफ अच्छी करनी है, या सामने वाले ने मेरे को मार दिया था, मैं डीएसपी बनूंगा उसको बताऊंगा। जो भी आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है वो आपका इतना होना चाहिए कि आपको 4 साल 5 साल तक मोटिवेट कर सके। मोटिवेटिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं उसमें से 80-90% ऐसे घर से आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ में। तो
अगर आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ आके तैयारी करते हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं या यहाँ रहते हैं, तो महीने का खर्चा 7-8 हज़ार रुपये पड़ जाता है। और ज़्यादातर लोगों के फैमिली की इनकम 30-40,000 है, उसमें उनको बहुत सेविंग्स भी करनी है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है कि इंडियंस आर सेविंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देयर इनकम। 1/3 तो सेव हो गया, 2/3 बचा। 2/3 का पूरी सैलरी का 20% आपको दे रहे थे यहाँ, 80% जो बचा उसमें 1/3 वहाँ सेव कर रहे थे, तो 50% तो यहीं खत्म हो गया। अब 50% में आपके फादर है, आपकी मदर है, आपके ब्रदर सिस्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको मैनेज करना है। तो आपके घर वाले अगर आपकी बेहतरी के लिए अगर इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को तो मतलब वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। मेरे फादर, मैंने आपको पहले ही बताया कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको आज आप जाएंगे ना, कोई नया एस्पिरेंट जाएगा तो इतना बता सकते हैं कि देखो बेटा, फरवरी में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, सेकंड का नहीं जुड़ता, मई में मेंस का पेपर होता है, 7 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में सिलेक्शन लिस्ट आती है। इतना वो खुद बता देंगे। वो क्यों उनको पता चला? आखिर वो मेरी बेहतरी चाहते हैं ना। मेरी बेहतरी चाहते हुए मैं यहाँ रहता हूँ, बहुत सारे काम उनको खुद से करने पड़ते, बहुत सारे काम नहीं हो पाते, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, इतना कुछ जब वो कर रहे हैं, तो अगर मैं मेहनत नहीं करूँ तो फिर मतलब क्या हुआ? तो ये मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था, इसलिए मैं सस्टेन कर पाया। हर किसी के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए ये था, आपके लिए कुछ और हो, किसी के लिए और कुछ हो सकता है। तो ये इतना अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए कि 4-5 साल तक आपका कीड़ा जिंदा रख सके। आप कोई ऐसा टाइम बता सकते हैं क्या इन 5 सालों में जब आप अपने लोएस्ट पे थे, ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया है, क्या करना चाहिए, मतलब एकदम कंफ्यूजन के स्टेट से थे और उससे कैसे बाहर आए? क्या है ना, कई लोग शायद आपके ने इस बात से आज मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो सालों तक रहेगा और जब भी इसको कोई देखेगा ना तो ये सोचेगा कि अगर भैया कर सकते हैं ना तो मैं भी करूँगा। मेरे प्रिपरेशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट था 2018 का प्रीलिम्स फेल होना। उसके जस्ट पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास हुआ था, मेंस तक गया था, मेंस फेल हो गया था। तो वही बात जो मैंने पहले बोला कि मेंस फेल होना मेरे स्किल्स पे था, लेकिन मैं वहाँ पे मैं अपने स्किल्स को नहीं कोस रहा था। ठीक है, हर कोई, मैं पहली बार, लोग आधे से ज़्यादा लोग तो पहली बार प्रीलिम्स पास नहीं पाते, मैं तो मेंस तक गया था, मैं ये सोचता था। सेकंड बार जब प्रीलिम्स फेल हो गया तो लगा कि यार अब तो गलत बात होगी। पिछली बार तो मैं प्रीलिम्स पास हो गया था, टफ पेपर था, अब तो इजी था, लेकिन मैं फेल हो गया। अब लोग तो ये सोचेंगे कि पिछले बार भी तुक्के में पास हुआ था। तो ये मतलब मेरे साथ बहुत ये रहता है कि मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, इससे मतलब मेरा मूड बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। वो सोच सोच के ये हो गया था। फिर उस टाइम पे लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, जो 14,580 टीचर्स की भर्ती हुई थी, तो उसमें लैब असिस्टेंट का एग्जाम आया था। तो जो मेरे मेंटर है रमेश देवांगन से, उन्होंने ये बोला था, देखो 9-10 का सिलेबस है, 9-10 का सिलेबस है, आपके मेंस में काम आएगा, पढ़ लो, एग्जाम दे दो, मन किया तो जाना, नहीं किया तो मत जाना, दे के देख लो, कम से कम तैयारी हो जाएगी। बोला ठीक है सर। और वो उन्होंने बोला था, उसके बाद मैंने वो पढ़ना चालू किया, उसके बाद तब थोड़ा सा ठीक लगा। नहीं तो उसके पहले तो इतना मतलब लो फील करता था कि मतलब पिंच करता था कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। इस बार ऐसा हुआ, अब मेरे को 1 साल वेट करना है। पता चला अगले साल भी 12-14 महीने के बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया फिर से फेल हो गया, तो क्या करूँगा, ये बात कंटिन्यूसली मतलब मन में रहती थी। और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मतलब यहाँ मतलब ऑन द रिकॉर्ड डिस्कस करना मतलब सही नहीं होगा, कि कुछ प्रॉब्लम्स थी घर की, तो उन सब चीज़ों के कारण भी लगता था कि अगर टाइम लग गया तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करूँगा मैं। तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, ये हर घर की कहानी है जी। ये होगी करीब 5-10% के घर में, ऐसा नहीं होगा जी। पर जब भी कोई एक सोसाइटी में रहता है, फैमिलीज के साथ रहता है, तो ऐसे इश्यूज रहते हैं जी। तो ये था कि ये सब जो इश्यूज थे मेरे मन में, जो बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि ये सब इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहा था। एक वही चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान भी करती थी, वही सबसे ज़्यादा मोटिवेट भी करती थी। परेशान इसलिए कि अगर नहीं हुआ तो इनको कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन इनको हैंडल करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें थी साथ में। उस दिन का बताइए ना, जिस दिन रिजल्ट आया था कैसा रहा था उस दिन का? उस दिन मेरे को समझ में आया था कि किसी इंसान के फ़ोन में अगर 6 GB रैम है तो वो भी कम पड़ सकता है। इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, इतने सारे दोस्तों यारों घर वालों के फ़ोन, रिजल्ट आ गया, मतलब रिजल्ट आया, 36 रैंक आई थी, तो खुशी के मारे रो रहा था। जब मैंने पापा को कॉल किया कि पापा रिजल्ट आ गया, और मतलब जैसे एकदम मूसलाधार बारिश हो रही थी आंखों से, और रो रहा था
पापा परेशान, पापा को समझ नहीं आया, खुशी में रो रहा है, परेशान हो गया कि 36 रैंक आई, बहुत नीचे आ गया। उनको समझ ही नहीं आया, आधे घंटे तक परेशान, फोन लगाया, ले मेरा फोन नहीं लगा, इधर उधर सबके फोन आ रहे थे। आधे घंटे बाद जब पापा से बात हुई तो मैं पापा को बताया नहीं, पापा खुश था कि कुछ मतलब एक रिजल्ट तो मिला हाथ में, कुछ एक नौकरी तो है हाथ में, तो बाकी पढ़ते रहेंगे, आगे कुछ अच्छा होना होगा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन वो खुशी में मैं रो रहा था। तो वो मेरे लाइफ का सबसे मतलब अच्छा वो मतलब टाइम था। और सबसे मज़ेदार चीज़ थी वो, जब सब कुछ मतलब चीज़ें डाइजेस्ट हो गई कि हाँ रिजल्ट आ गया, इतनी रैंक आ गई, ये पोस्ट मिल सकती है, इस टाइप की चीज़ें मतलब समझ में आने लग गई। तो रात में 10:30 या 11 बजे पापा से मैंने घर में वीडियो कॉल पे बात की। पापा के चेहरे पे एकदम स्माइल है, बड़ी सी स्माइल, बहुत खुश, हाँ बेटा करके बात कर रहे हैं। और उनकी आँख से कंटिन्यू मतलब आंसू निकल रहे हैं। मतलब वो मतलब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि वो मतलब कैसी थी, लेकिन वो चीज़ बहुत अच्छी थी। उस दिन लगा था कि नहीं यार चलो कुछ तो अच्छा करके दिखा दिए, कि मतलब फादर को प्राउड फील हो रहा है। तो सर आप मुझे ये बताइए, आपने अभी पोस्ट लिया हुआ है नायब तहसीलदार का जी। तो कई लोगों को मतलब नहीं पता रहता नायब तहसीलदार कौन होता है, क्या पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं, कैसी उनकी लाइफ रहती है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं उनको, इसके बारे में बताइए। नायब तहसीलदार एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। उसका मेन काम होता है कि जो भी नामांतरण, जैसे आपने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन खरीदने के बाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम ट्रांसफ़र कराना ये काम करेगा, बंटवारे के काम करेगा, किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो कब्जा हटवाने का काम करेगा। तो पूरा उसका एक प्रॉपर कोर्ट होता है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, उसके हिसाब से वो लोग पूरी प्रोसीडिंग करते हैं। आपके कोर्ट में केस लगेगा, आएंगे, वकील बहस करेंगे, सारी चीज़ें होती हैं। और उनके पास में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का पावर रहता है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका रहता है। फिर बाकी डिपार्टमेंट्स की जांच करने का पावर उनके पास में रहता है। स्कूलों के इंस्पेक्शन करने चले जाएंगे आप, कोई पीडीएस की जो दुकान है वहाँ काम सही से हो रहा है नहीं, उसका इंस्पेक्शन करने आप चले जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में चले जाएंगे, कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जन सुनवाई हो रही तो वहाँ आप चले जाएंगे। तो मतलब आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, डाइवर्सिफाइड काम हो जाता है। बाकी आपका मेन काम रेवेन्यू केसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो जाति निवास आमदनी ये प्रमाण पत्र जारी करना, ये सारे काम रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं। ओके। तो ऐसे जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? ट्रेनिंग दो टाइप की होती है। पहले तो फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन में आपको ओवरऑल चीज़ें बताई जाती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को आनी चाहिए। जैसे कि जो सिविल सर्विसेज रूल है वो क्या है, फिर टीए बिल कैसे भरते हैं, ये डिपार्टमेंट का क्या काम है, डीएमएफ किस तरीके से काम करता है, जो बेसिक चीज़ें जो आपको बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। पे फिक्सेशन कैसे होता है, कैसे प्रमोशन होता है, किसका प्रमोशन चैनल क्या है, सब चीज़ें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद में आती है कि इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट में आपको जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे भुइयाँ अपनी एक वेबसाइट है लैंड रिकॉर्ड्स की, जिसमें हम लोग नाम ट्रांसफ़र करते हैं, B1 P2 अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, रेवेन्यू कोर्ट रहता है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी, ऑनलाइन कैसे काम करता है, कहाँ पे कौन सी रिपोर्ट अपडेट होनी है, कहाँ पे आपको कौन सी एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको क्या लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद में जो सर्वेइंग होता है, सीमांकन जो हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें, डिमार्केशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में सिखाए थे। मतलब रेवेन्यू ओरिएंटेड आपकी ट्रेनिंग होती है जो आपको सर्विस में हेल्प करे। ओके। और जैसे अगर पर्क्स की बात करें तो क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि एडवांटेजेस हैं जो आपको एज एन एनटी मिलता है? देखिए पर्क्स तो सबसे पहले ये है कि क्लास 3 ऑफिसर्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली पोस्ट है। आप किसी के लिए भला कर सकते हैं। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू और ज़मीनों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आप चाहें तो बहुत सारे गरीबों का, बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। सबसे बड़ा पर्क है। आपके लिए सरकारी आवास है वो अलॉट होता है, तहसील की गाड़ियाँ रहती है, तो आपको कभी दौरे में जाना है, कभी अतिक्रमण तोड़वाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मिलता है। आपको पुलिस वाले आपसे मतलब संपर्क में रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे काम पड़ते हैं। जैसे कोई एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई ड्रग्स जब्त हुआ तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करना है। कोई इंसान है जो मरने वाला है, अननेचुरल उसकी डेथ होने वाली है, तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन लेने आप जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें पर्क्स भी रहती हैं। ये प्रेशर के रूप में भी आपको कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेटर स्ट्रेस। ये जो पार्ट है ये भी स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है कि स्ट्रेस भी रहता है। गवर्नमेंट जॉब वही है, जॉब के लिए सेलेक्ट होना हाथी खरीदना है और जॉब करना हाथी पालना है। तो हाथी खरीदना कम टफ है कंपैरेटिवली हाथी पालने से।
ठीक है, पर अपने चॉइसेस रहते हैं, बचपन से सपना रहता है किसी हाँ, भी की सवाल बात नहीं है। ठीक है, फिर तो ये हम लोगों को जॉब का एक आइडिया लग जी। गया कि यहाँ पर आप क्या चीज़ें देखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, लास्टली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो डिस्कस करेंगे कि आप कैसे रिवाइज किया करते थे, या किसी भी एक चीज़ को कोई एक स्टूडेंट है उसको कैसे रिविजन करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में। सिनॉप्सिस बना लीजिए। सिनॉप्सिस बनाने के बाद में आप हर वीक एक टाइम पे उसको रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। अच्छा, रिवीजन तो की है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते रहेंगे वो फिर आपके परमानेंट मेमोरी में जाते जाएंगी। पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर वो सिर्फ पढ़ाई हुआ रह जाएगा। ओके सर, मुझे ये बताइए कि टेस्ट सीरीज कैसे दिलाना चाहिए, कैसे उसका एनालिसिस करना चाहिए, आप कैसे किया करते थे। देखिए, टेस्ट सीरीज आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। बस ये है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड के या उस स्टैंडर्ड के आसपास होने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल के या उसके आसपास क्वेश्चन नहीं है तो उस टेस्ट सीरीज का कोई सेंस नहीं रह जाता है। तो टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में इस बात से ज़्यादा आपको, मुझे पर्सनली लगता है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि रैंक आपकी कितनी आ रही है उस टेस्ट सीरीज में, कि सिर्फ वो एक मॉक टेस्ट है, उसमें 1000, 2000, 5000 लोग दे रहे हैं, एग्जाम देने वाले 1.25 लाख लोग हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि टेस्ट सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है या ख़राब है तो आप पास होंगे या फेल होंगे। आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि अगर 100 क्वेश्चन आए थे तो 100 क्वेश्चन में जितने पढ़े हुए थे उन पढ़े हुए क्वेश्चन में से क्या कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 0 होना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी पढ़े हुए क्वेश्चंस में 100% होनी चाहिए। फिर जो कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा है क्या कि मैं पढ़ा था उसको रिलेट करते हुए, मतलब थोड़ा सा डेविएट होते हुए मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ, एलिमिनेट करते हुए पहुँच सकता हूँ। तो ये आपको देखना चाहिए। उन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कितने नंबर है इस बात पे। जी। लास्टली प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं क्या जो हर साल आते ही आते हैं, या ऐसे कोई रीजन है जिसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना चाहिए, यहाँ से आएगा। देखिए, अब ऐसा तो कुछ है नहीं, बाकी टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं जो आपको पता है कि हर साल आते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। या तो अनएम्प्लॉयमेंट से पूछ देगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, या फिर ये पूछ देगा अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए जो मेथड्स हैं वो क्या है, किसने उसको रेकमेंड किया था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो वो क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, इस टाइप की चीज़ें पूछ लेगा। तो ऐसे आप वो पढ़ते जाएंगे, पुराने क्वेश्चन देखते जाएंगे तो हर किसी को पता चल जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं। ओके, तो अब ऑलमोस्ट हम लोग अपने इस एंड पे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रह सकें अपने जर्नी में, और अपना सीक्रेट जिसके वजह से आप इतने 5 अटेम्प्ट तक कंटिन्यूअस लगे रहे। देखिए, सीक्रेट कुछ भी नहीं होता है। सारी चीज़ जो सीक्रेट बोलता है उसको खुद नहीं पता कि वो कैसे सेलेक्ट हुआ है। अगर वो बता पा रहा है आपको तभी तो मान के चले कि उसने अपनी मेहनत से रिजल्ट पाया है। अगर आप सीक्रेट बोलना चाहें तो बोल भी लीजिए, लेकिन यही है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी, और जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आपकी गाइडिंग लाइट है, जिस पे जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उन पे फेथ होना चाहिए, आप उन पे ट्रस्ट करते रहिए और प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप कंटेंट सही है, आपकी मेहनत कंटिन्यू है, तो आपको रिजल्ट मिल के रहेगा। हो सकता है इमीडिएटली ना मिले, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। बहुत थैंक यू सो मच सर, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को देने के लिए, और अपने सारे जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारे शेयर करने के लिए। पर पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा एक फन राउंड करेंगे, तो इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड। जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आएगा वो आपको तुरंत बोलना है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि बचपन में किसी मेमोरी में आपको जाना है तो आप कौन से मोमेंट पे जाना चाहेंगे? ये बड़ा स्लो हो रहा है जी। मेरे को याद करना पड़ेगा। ठीक है, पास करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको बोला जाए कि आपको किसी पर्सनालिटी से एकदम मिलने का, टाइम बिताने का मौका मिले तो वो कौन होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके। और अगर आपको बोला जाए कि आपको टाइम मशीन है आपके पास तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अभी इमीडिएटली? हाँ, इमीडिएटली। एक आपके पास ऑप्शन है, पास्ट में जा, पास्ट वाला बताइए, और एक फ्यूचर में जहाँ। अगर फ्यूचर में कभी जाना है तो मैं, मतलब टाइम मशीन फ्यूचर तो नहीं, लेकिन अभी इमीडिएटली मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार टस्कनी ज़रूर देखूं कि है क्या, उसके बारे में हाइप जो बस उसलिए देखना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, और अगर बैक टाइम में मेरे को जाना है तो एक टाइम था, मतलब मेरी मदर से रिलेटेड, उस टाइम पे मैं जाना चाहूँगा।
ओके, और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको अपना कुछ कोई भी एक चीज़ आपको अपने ऊपर चेंज करनी है तो वो क्या रहेगा? शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, वो चेंज करना चाहूँगा। अच्छा जी, बहुत सही। थैंक यू सो मच इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, एक्सेप्ट करिए उसको प्लीज। सही, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपको, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। नहीं, पर अच्छा लगता है आप इतना अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर, हमारे यहाँ एक प्रथा है जी। जिसमें आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि उनको हम लोग यहाँ पर बुला सकें और उनका भी इंटरव्यू ले सकें। तो आपके ध्यान में कोई टॉपर? मेरे दिमाग में 2 लोग आएंगे। पहला 2020 के रिजल्ट से आएंगे आभास ठाकुर, जो अभी एज अ CTO रायपुर पोस्टेड है, और इसके बाद में एक प्रीवियस टॉपर है और उनको मैं गोट मानता हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एस्पिरेंट CGPSC का, वो है सौरभ उइके सर। अभी एट प्रेजेंट वो 2018 बैच के DSP है और अभी एज अ प्रोबेशनर, एज अ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में वो रायगढ़ में पोस्टेड है। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों अगले इंटरव्यूई हों इस चैनल पर। थैंक यू सो मच सर, इनको टैग करने के लिए। हम आप दोनों से जल्द ही कांटेक्ट करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी यहाँ पर आके हम लोगों को इंटरव्यू दें। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक दिल से दिल का कनेक्शन रहा और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। शायद इस इंटरव्यू से कुछ एस्पिरेंट्स का भला हो सके, उनको एक मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू अर्जुन। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी आप लोगों को तकलीफ हो कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।